आज हम फिर से कुछ सीटेट, टेट और बीईओ संबंध और अन्य संबंधी परीक्षाओं से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ ये नहीं पूछा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लद्दाख, सूती वस्त्र उद्योग। तो हम सबको पता है कि लद्दाख जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए नहीं हो सकता, वहाँ पर कृषि ही मेन आर्थिक क्रियाकलाप है। दंडकारण्य, जूट की कृषि। दक्षिण बिहार, चीनी उद्योग। और रॉयल सीमा, चाय की बागान। तो हमारा इसमें आंसर सही होगा उत्तरी सीमा, जो कि चीनी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है वो चीनी उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री पर्वत से संबंधित नहीं है। सीधी सी बात है कि हिमाद्री, हमें पता होना चाहिए कि हिमालय को मेन 3 रेंजेस में बांट दिया गया है, 3 पर्वतमालाओं में बांटा गया है। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल हिमालय और तीसरा है शिवालिक। तो इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा इसमें नहीं है। ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागतिब्बा और माउंट नंदा देवी। इन चारों में से माउंट नागतिब्बा जो है, माउंट नागतिब्बा यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो हिमाचल हिमालय या फिर कहा जाए निम्न हिमालय में पाया जाता है। इससे और भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा जो हिमाद्री है उसकी एवरेज औसत ऊंचाई कितनी है। तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर की है। ये कभी कभी पूछ देता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर की हिमाद्री की औसत ऊंचाई है। इनमें कौन कौन से पहाड़ आते हैं, तो इसमें नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट मकालू और कंचनजंगा, ये मुख्य 4 पहाड़ियाँ हैं। याद रखना है सबको कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हिमाद्री में पाई जाती हैं। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है। कच्छ, ऑप्शन हमारे हैं कच्छ की खाड़ी, दूसरा है खंबात की खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी और चौथा है अकाबा की खाड़ी। तो ये सबको पता होगा कि कच्छ की खाड़ी जो है वो गुजरात में है, खंबात की खाड़ी वो गुजरात और महाराष्ट्र से लगी हुई है, मन्नार की खाड़ी जो कि लक्षद्वीप सागर में है, यानी कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। यानी चौथी खाड़ी हमारी बची अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी जो है वो भारत के क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती है। तो ये इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसको हम जान जाते हैं। अकाबा की खाड़ी 4 देशों के साथ अपनी तटरेखा, 4 देशों की तटरेखाओं के साथ जुड़ी हुई है। और वो 4 देश कौन कौन से हैं, मिस्र है, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। तो नोट कर सकते हैं आप सब लोग, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरबिया। ठीक है, ये 4 देश ऐसे हैं जिनसे खाड़ी लगती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, हमारा ऑप्शन है बुल्गारिया, सूडान, बेनिन और घाना। तो हमारा सही आंसर इसमें है बुल्गारिया, जो कि उत्तरी यूरोप का एक देश है। ये देश जो है वो कई देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। उनमें से जो देश हैं वो हैं रोमानिया, सर्बिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ग्रीस और तुर्की। इन 5 देशों के साथ अपनी सीमाओं का साझा ये करता है। इसका टोटल एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1,10,994 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ सकता है कि यूरोप के बुल्गारिया का
क्षेत्रफल कितना है? तो 1,10,994 वर्ग किलोमीटर, हम सबको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खेल कूद की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अब सिंपल सी बात है, जमनालाल बजाज पुरस्कार इसमें ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है दूसरा अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार और मूर्ति देवी। तो कोई भी आसानी से ऑप्शन लगा सकता है कि इसमें अर्जुन पुरस्कार ही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक खेल से संबंधित है, तीरंदाजी। महाभारत के अर्जुन का नाम सबने सुना होगा, वो तीरंदाजी में बहुत ज़्यादा महारत थे। यानी किसी भी ऐसे खिलाड़ी जो महारत हो हासिल हो, उसको उसकी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये तो उसकी उत्कृष्टता के लिए हुआ, लेकिन इससे और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ये सब लोग याद रखेंगे कि कभी कभी पूछ देता है कि भारत का खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई? तो ये सब लोग याद रखेंगे, 1991 से 1992 के बीच पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया या किस खिलाड़ी को दिया गया? तो हम सबको याद होना चाहिए, हमारे चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद को हमारा पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसमें लगभग 7.5 लाख रुपए की धनराशि और भी प्रशस्ति पत्र वगैरह प्रदान किए जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिछले वर्ष बीते हुए वर्ष में किसे दिया गया, किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। बजरंग पुनिया जो कि पहलवानी से यानी कुश्ती से संबंधित हैं, बजरंग पुनिया व दीपा मलिक। ये सबको याद होना चाहिए। ये दो नाम पूछ सकता है, कहीं भी करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि लास्ट ईयर किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बजरंग पुनिया जो कि पहलवानी से संबंधित यानी कुश्ती से संबंधित है, और दीपा मलिक किससे हैं? वो पैरा खिलाड़ियों से संबंधित हैं। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में कितने लोगों को प्रदान किया गया? कितने लोगों को प्रदान किया गया? वैसे तो एक लोग को ही प्रदान किया जाता है, लेकिन कई ऐसे वर्ष हैं जिनमें एक से अधिक प्रदान किए गए, और 2019 में भी 38 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आते हैं हम, यहाँ एक नाम दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई, ठीक है। और 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो किसी भी करंट अफेयर के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है। तो वो होगा हमारा श्रेयसी सिंह जो कि बिहार की रहने वाली हैं। इन्हें नेशनल लेवल पर तीरंदाजी के लिए, निशानेबाजी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अब एक और चीज़ है कि इसमें तीसरा दिया हुआ टैगोर पुरस्कार। टैगोर पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है? ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, हो सकता है कहीं एग्ज़ाम में पूछ दे, इसलिए आप सब लोग लिख लें कि ये सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए दिया जाता है। सांस्कृतिक सामंजस्य। टैगोर पुरस्कार दिया जाता है सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए,
ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क और समुद्रगुप्त। तो हमको लग रहा है कि इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो है जो नेपोलियन भारत का है उसे समुद्रगुप्त को माना जाता है। अब समुद्रगुप्त को माना जाता है, समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। अब एक और क्वेश्चन इतिहास से ही रिलेटेड खड़ा होता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना का काम किया गया था श्रीगुप्त के द्वारा। अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था और इन्हें कोई भी बाहरी आक्रमणकारी इन्हें हरा नहीं पाया था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ आता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है V.A. स्मिथ नामक इतिहासकार ने कहा था। V.A. स्मिथ, ये सब लोग नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी किताबों में मिलता नहीं है। V.A. स्मिथ, इन्होंने प्राचीन भारत का नेपोलियन बताया था समुद्रगुप्त को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन तो आप लोगों ने जान लिया, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह वही लुटेरा जो आकर के यहाँ से कोहिनूर हीरा का आधा पार्ट मयूर सिंहासन से निकाल कर लेके चला गया था। हमारा अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, सबने इसके बारे में अपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ ऑप्शन दिए हैं मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी और मीनार। तो एक बात ये जान जाइए आप लोग, ये किसी भी कंडीशन में मंदिर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक मुग़ल शासक ने इसको, दिल्ली सल्तनत के शासक ने इसको बनवाने की कोशिश की थी, तो मंदिर तो होगा नहीं। संत की झोपड़ी भी नहीं होगा, मीनार हो सकता है और मस्जिद हो सकता है। तो इसमें हमारा होगा मस्जिद होगा इसका सही आंसर। अब इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पर? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर है। राजस्थान प्रदेश में अजमेर नामक स्थान पर है। ठीक है, अब इसको बनवाने का आदेश किसने दिया और बनवाया किसने? इसको बनवाने का आदेश दिया था मोहम्मद गोरी ने, और इसको पूरा करने का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने लाल किले की भी शुरुआत करवाई थी। कभी कभी ये पूछ देता है कि लाल किला किसने बनवाया, तो 2 नाम सामने आते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और इल्तुतमिश ने इसका अंत किया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बनवाने के समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। इसी काम को उसके नौकर ने, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष में इसको बनाया गया? उसको बनाया गया 1192 ईस्वी में। लगभग 5 साल का समय लगा इसको बनाने में, ये 1199 में जा कर के पूरा हो गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं अमर सिंह, मान सिंह, शक्ति सिंह और हाकिम खान। तो अब सबको लग रहा होगा कि सिंह होंगे तो महाराणा प्रताप में तो किसी न किसी सिंह को ही रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने हाकिम खान को अपना सेनापति रखा था, जो कि एक ईरानियन था और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। ये अपनी तलवार के साथ ही जिंदा रहा और यही ऐसा शख्स था जिसको तलवार के साथ ही दफन भी किया गया था। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा हल्दी घाटी के युद्ध में। इसको देख करके, इसकी लड़ाई के तरीक़ों को देख करके जो अकबर की सेना थी वो एक तरफ भागना शुरू कर देती थी। पहला दिन जो था हल्दी घाटी के युद्ध का, पहले दिन यही सेनापति था और इसने अपने मरते दम तक बनाए रखा महाराणा प्रताप को उस युद्ध में।
और ये जो 3 नाम दिए, अमर सिंह, मान सिंह और शक्ति सिंह, ये तीनों महाराणा प्रताप के भाई थे। अच्छा, हल्दी घाटी युद्ध आया तो एक और क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, ये अक्सर पूछ देता है। तो हमको याद होना चाहिए कि ये युद्ध जो है सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1576 ईस्वी किताबों में ये दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी डेट नहीं दी हुई है। मैं डेट बताता हूँ, 18 जून 1576 ईस्वी को ये लड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? हमारा ऑप्शंस दिए हुए हैं 1757, 1765, 1773 और 1793। तो हम लोग ये याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है इंडिया के लिए। 1773 ईसा पूर्व में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के साथ एक और चीज़ हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ उसी समय भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाने का भी आदेश प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी 1773 ईस्वी में ये बना। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्लास 8th की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, सब लोग देख सकते हैं। जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब एक और क्वेश्चन यहाँ आता है कि अगर पहला गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो आखिरी कौन था? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। भारत का आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये 2 क्वेश्चन आज आपके लिए हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी बड़ी भूल बताया? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? ऑप्शन है हमारा चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। ये जितने भी सत्याग्रह लिखे हुए हैं ये सब तो महात्मा गांधी द्वारा ही किए गए, तो ये तो उनकी भूल हो नहीं सकती। उनकी भूल हुई थी चौरी चौरा हत्याकांड की। चौरी चौरा ये जो सत्याग्रह असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसी समय में लगभग 1920 और 22 के समय में ही ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें बाजार के भोपा बाजार में ही, आप सबको पता होगा कि चौरी चौरा गोरखपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ एक भोपा बाजार है। वहाँ पर असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं की गांधी टोपी को उतार करके जमीन पर गिरा दिया गया और उसको पैरों से कुचल दिया गया। इसी पर लोग नाराज़ हो गए और वहाँ पे जो पुलिस चौकी थी उसको उन्होंने जला दिया। लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया और अपने इस असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट्स, हिस्ट्री में कभी भी डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। 4 फरवरी 1922 को यह हत्याकांड हुआ था। इसमें लगभग 172 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस केस को लड़ा था इन 172 लोगों की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये सबको याद होना चाहिए कि किस शख्स ने इन 172 लोगों के तरफ से केस लड़ा चौरी चौरा हत्याकांड के लिए। अब एक और क्वेश्चन आता है, चौरी चौरा हत्याकांड की जानकारी किसने दी महात्मा गांधी को? तो चौरी चौरा हत्याकांड की जानकारी दी थी पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि उस समय के गोरखपुर जिला कांग्रेस के उप सभापति थे। तो ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, चौरी चौरा हत्याकांड के समय
चौरी चौरा हत्याकांड के समय गोरखपुर जिला कांग्रेस के उप सभापति कौन थे? तो हमको याद होना चाहिए पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस और को जानने के लिए और उनके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें और साथ में ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल जाएं।